हम लोग छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रश्न पत्र को हल कर रहे थे। अभी तक इसके 10 प्रश्न हो चुके हैं। आइए अब इसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 11वां प्रश्न है, मिट्टी के लोंदे सब के सब मिट्टी के लोंदे आधे अधूरे में यह कथन किसका है? आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1969 ईस्वी। यह कथन है छोटी लड़की का। 12वां प्रश्न है, कविता क्या है? निबंध में भाव सबलता के उदाहरण के लिए किसका पद उद्धृत है? कविता क्या है निबंध रामचंद्र शुक्ल का है और इसमें भाव सबलता के लिए मतिराम का पद उद्धृत है। पद इस प्रकार है, दो आनंद सो आंगन माज बिराजें आषाढ़ की सांझ सुहाई, प्यारी के बूझत और तिया को अचानक नाम लियो रसिकाई, आई उन्हें मुंह में हंसी को ही तिया पुन चाप सी भौं चढ़ाई, आँखिन ते गिरे आंसू के बूंद सुहास गयो उड़ हंस की नाई। 13वां प्रश्न है, काव्यम ग्राह्यम लंकारात सूत्र किसका है? यह सूत्र है वामन का। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। वह रीति को काव्य की आत्मा मानते थे। काव्य रीति से अभिप्राय है काव्य रचना की शैली। इन्होंने काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें इन्होंने अपने मत को प्रतिपादित किया है। इस ग्रंथ में 319 सूत्र हैं। 14वां प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार अनुकरण है। अरस्तु एक दार्शनिक थे और इन्होंने अनुकरण का सिद्धांत दिया था। इससे पहले इनके गुरु प्लेटो ने भी अनुकरण का सिद्धांत दिया था। उसी का खंडन करते हुए इन्होंने अपने मत को प्रतिपादित किया। प्लेटो ने काव्य और कला को मूल प्रत्यय के अनुकरण का अनुकरण कहा है। उन्होंने कहा है कि जैसे बढ़ई महान शिल्पी ईश्वर के द्वारा निर्मित मूल बिंब का अनुकरण करके पलंग बनाता है, चित्रकार इस पलंग का अनुकरण कर चित्र बनाता है, साहित्यकार भी उसी बढ़ई द्वारा बनाए गए अनुकरण को अपनी रचना का विषय बनाता है। इस तरह कला और काव्य सत्य से तिहरी दूरी पर होते हैं। इसीलिए उन्होंने कला और काव्य को व्यर्थ माना है। उनके अनुसार कविता जगत की अनुकृति है। चूंकि जगत स्वयं अनुकृति है, अतः कविता सत्य से दोगुनी दूर है। इसके बाद अरस्तु ने उनके इस मत का खंडन करते हुए कहा कि कला और काव्य व्यर्थ नहीं है, क्योंकि जब चित्रकार या साहित्यकार अनुकरण करता है तो वह हूबहू नकल नहीं करता है, जिसमें वह अपनी संवेदना और ज्ञान से उन तत्वों को भी डालता है जो उसे पूर्ण बनाते हैं। इसलिए जो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत था उसमें नव सृजन की बात कही गई है। इसका ए आंसर होगा। 15वां प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार विरेचन का परिष्कार करता है। अनुकरण के अलावा इन्होंने एक विरेचन का सिद्धांत भी दिया था। विरेचन का अभिप्राय शुद्धि से है। इसमें अरस्तु ने कहा है कि कला और साहित्य हमारे अंदर के दूषित मनोविकारों की शुद्धि करता है। यानी जो विरेचन है वो हमारे अंतर्वृत्तियों का परिष्कार करता है। इसका ए आंसर होगा। 16वां प्रश्न है, अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में शामिल नहीं है। अर्थ परिवर्तन क्या होता है? जैसे मनुष्य का व्यवहार परिवर्तनशील होता है, उसी प्रकार उसकी भाषा में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। और जब भाषा परिवर्तित होती है तो भाषा के अंग भी उससे प्रभावित होते हैं। इन्हीं अंगों में एक नाम आता है अर्थ का। आखिर अर्थ में परिवर्तन के क्या कारण होते हैं और उनकी दिशाएं कौन कौन सी होती हैं? आइए पहले इसे समझते हैं। अर्थ विज्ञान के एक प्रमुख चिंतक थे ब्रील। उन्होंने बताया कि अर्थ का विकास और परिवर्तन 3 दिशाओं में होता है: अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश।
अर्थ विस्तार से क्या मतलब है? अर्थ विस्तार से मतलब है कि कोई शब्द जिसका अर्थ पहले संकुचित हो लेकिन बाद में उसमें विस्तार देखने को मिले तो हम उसे अर्थ विस्तार कहते हैं। उदाहरण स्वरूप देखिए कि प्रवीण शब्द है, जो प्रवीण शब्द पहले केवल उन लोगों के लिए प्रयुक्त होता था जो बीड़ा बजाना जानते थे। बाद में इस शब्द का विस्तार हुआ और किसी भी काम में निपुण व्यक्ति को प्रवीण कहा जाने लगा। इसी को हम कहते हैं अर्थ विस्तार। फिर इसका एक विपरीत है अर्थ संकोच। अर्थ संकोच से अभिप्राय है कि कोई भी शब्द जिसका व्यापक अर्थ हो लेकिन बाद में उसका अर्थ संकुचित हो जाए। उदाहरण स्वरूप देखें, जलज शब्द है, इसका अर्थ है जो जल से उत्पन्न हो, परंतु जल से उत्पन्न होने वाली सभी वस्तुओं को हम जलज नहीं कहते। इसे केवल कमल के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी इसका अर्थ जो है संकुचित हो गया, तो इसे हम अर्थ संकोच कहेंगे। अर्थ देश क्या होता है? अर्थ संकोच और अर्थ विस्तार के साथ कई बार अर्थ का भाव ही बदल जाता है। जैसे आकाशवाणी शब्द पहले देववाणी के लिए प्रयुक्त होता था लेकिन अब इसे रेडियो के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो समय के साथ साथ जब शब्द का अर्थ बदल जाता है तो हम उसे अर्थादेश कहते हैं। अर्थादेश में भी दो प्रकार हैं, अर्थोत्कर्ष, अर्थापकर्ष। अर्थोत्कर्ष का मतलब है कि वह शब्द जो पहले निकृष्ट अर्थ में प्रयुक्त होता हो लेकिन बाद में उसका अर्थ उत्कृष्ट हो जाए। जैसे साहसी शब्द पहले उन लोगों के लिए प्रयुक्त होता था जो चोर डकैती का काम करते थे और जघन्य अपराधों में लिप्त रहते थे, लेकिन बाद में धीरता और वीरता का परिचायक बन गया। यानी इसका अर्थ पहले निकृष्ट था और बाद में उत्कृष्ट हुआ, तो इसे हम कहेंगे अर्थोत्कर्ष। इसका विपरीत है अर्थापकर्ष। अर्थापकर्ष से तात्पर्य है कोई शब्द पहले उत्कृष्ट अर्थ में प्रयुक्त होता हो, बाद में निकृष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने लगे। जैसे जुगुप्सा शब्द पहले पालने या छिपाने के अर्थ में प्रयुक्त होता था लेकिन अब इसका अर्थ घृणा हो गया। इस शब्द का अर्थ उत्कृष्ट से निकृष्ट हो गया, तो हम इसे कहेंगे अर्थापकर्ष। इन्हीं को हम कहते हैं अर्थ परिवर्तन की दिशाएं। अब प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में शामिल नहीं है। अर्थ संकोच शामिल है, अर्थापकर्ष शामिल है, अर्थोत्कर्ष शामिल है, अर्थ विस्तार भी शामिल है, अर्थाभाव दिशाओं में शामिल नहीं है। तो इसका ई आंसर होगा। 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नाम धातु क्रिया कौन सी है? तो इनमें से जो नाम धातु क्रिया है वो है बतियाना। 18वां प्रश्न है संकर शब्द नहीं है। संकर शब्द क्या होता है? जो दो भाषाओं के मेल से बनते हैं शब्द, उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी होता है, रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है, तो इन दोनों के मेल से जो शब्द बनता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। यहां पर जो शब्द नहीं है संकर, वो है पुष्टहार। इसका डी आंसर होगा। 19वां प्रश्न है मूल संस्कृत शब्दों में ध्वन्यात्मक परिवर्तन से बने शब्द कहलाते हैं। तो मूल संस्कृत शब्दों में ध्वन्यात्मक परिवर्तन से बने शब्द कहलाते हैं तद्भव। 20वां प्रश्न है हिंदी शब्दों की वर्तनी में ध्वनियों के क्रम का उल्लंघन होता है। ध्वनियों के क्रम का उल्लंघन होता है ई की मात्रा में।
ए आंसर होगा इसका। 21वां प्रश्न है, हिंदी नवरत्न में किसको शामिल नहीं किया गया है? हिंदी नवरत्न ग्रंथ के लेखक हैं मिश्र बंधु और इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1910। इसमें 9 अध्याय हैं जिसमें मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक के कवि को रखा गया है। इनमें जिन जिन कवियों को शामिल किया गया है वह इस प्रकार हैं: तुलसीदास, सूरदास, देव, बिहारी लाल, त्रिपाठी बंधु। त्रिपाठी बंधु में भूषण और मतिराम ये दोनों आते हैं। केशवदास, कबीरदास, चंद बरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न में पूछा गया है कि किसको शामिल नहीं किया गया है। इनमें से जिस कवि को शामिल नहीं किया गया है वो है चिंतामणि। 22वां प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद के लेखक हैं। मिश्र बंधु विनोद एक ग्रंथ है जिसे मिश्र बंधुओं ने लिखा है। मिश्र बंधुओं में कौन कौन शामिल हैं, कौन कौन से नाम आते हैं? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र। ये मिश्र बंधुओं में आते हैं 3 लोग। तो इसका उत्तर होगा बी। मिश्र बंधु विनोद को 4 भागों में विभक्त किया गया है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। मिश्र बंधु विनोद में 4551 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 23वां प्रश्न है, भक्ति को भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास किसने माना है? इसका उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास भक्ति को माना है। इनका एक कथन है इस संबंध में, लेकिन मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी यह साहित्य 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। भक्ति से संबंधित कुछ और विद्वानों के कथन भी हैं, जैसे ग्रियर्सन ने कहा था कि भक्ति ईसाइयत की देन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा भक्ति इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। मुक्तिबोध ने कहा था इसका उदय ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ। रामविलास शर्मा ने कहा भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। 24वां प्रश्न है, आदिकालीन काव्य की प्रसिद्ध पंक्ति भला हुआ जो मारिया बहिण महारा कंतु लज्जे जमतु बैन सियो जय भग्गा घर एंतु, ये पंक्तियां किसकी हैं? ये हमें बताना है। तो ये पंक्तियां हैं हेमचंद्र की। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। हेमचंद्र के कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन, देशी नाममाला कोश। 25वां प्रश्न है, रीतिकाल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली? तो ये प्रसिद्धि भूषण को मिली थी सबसे अधिक रीतिकाल में। इसका सी आंसर होगा। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। भूषण के प्रमुख ग्रंथ हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। 26वां प्रश्न है, कौन से रीतिकालीन कवि आपस में भाई माने जाते हैं? तो इनमें से ई आंसर होगा। चिंतामणि, भूषण और मतिराम, ये तीनों भाई माने जाते हैं। 27वां प्रश्न है, दिनकर की काव्य कृति रश्मि रथी में रश्मि रथी कौन है? इसका आंसर होगा कर्ण। यह एक खंड काव्य है।
इसका प्रकाशन सन 1952 ईस्वी में हुआ था। इसमें कर्ण की दानवीरता, मानवतावाद का वर्णन है। इसमें 7 सर्ग हैं। 28वां प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदुस्तानी किसानों के जीवन का बृहत्त्रयी है। इसका आंसर होगा बी, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि और गोदान। 29वां प्रश्न है, गंगौली गांव में किस उपन्यास की कथा भूमि है? तो गंगौली गांव आधा गांव में आता है। आधा गांव उपन्यास है राही मासूम रजा का। 30वां प्रश्न है, रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता है। इसका आंसर होगा डी, ग्रामीण जीवन की सरसता। 31वां प्रश्न है, प्रेमचंद की किस कहानी में हृदय परिवर्तन का चित्रण है? इसका उत्तर होगा सी, पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर का प्रकाशन वर्ष है सन 1916। 32वां प्रश्न है, किस विधा की सैद्धांतिक और व्यावहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ? इसका उत्तर होगा सी, नाटक। आधुनिक हिंदी की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना भारतेंदु कृत नाटक को माना जाता है, जिसका प्रकाशन सन 1883 में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है। 33वां प्रश्न है, मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक नामक आलोचना पुस्तक किस समकालीन कवि ने लिखी है? इसका उत्तर होगा सी, चंद्रकांत देवताले। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मार्क्सवादी आलोचक ने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना है? इसका उत्तर होगा सी, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को जातीय कवि कहा है। 35वां प्रश्न है, बेकन विचार रत्नावली किसके द्वारा अनुदित है? इसमें लॉर्ड बेकन के द्वारा लिखे गए निबंधों का अनुवाद किया गया है और इसका अनुवाद किया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इसका ए आंसर होगा। 36वां प्रश्न है, किन हिंदी निबंध लेखकों की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिसन और स्टील से की जाती है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिसन कहा है। इसका सी आंसर होगा। 37वां प्रश्न है, हिंदी दलित साहित्य में किस विधा की रचनाएं सर्वाधिक चर्चित हुई हैं? इसका उत्तर होगा ए, आत्मकथा। दलित साहित्य में जो चर्चित आत्मकथाएं हैं वो हैं अपने अपने पिंजरे। यह सन 1995 में प्रकाशित हुई थी और इसे 2 भागों में प्रकाशित किया गया था। इसके लेखक हैं मोहनदास नैमिषराय। दूसरी आत्मकथा है जूठन। इसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि और इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1997। फिर उसके बाद शिवराज सिंह बेचैन की 2 आत्मकथाएं हैं, बेवक्त गुजर गया माली जिसका प्रकाशन वर्ष है 2006, मेरा बचपन मेरे कंधे पर इसका प्रकाशन वर्ष है 2009। उसके बाद तुलसीराम, इनकी आत्मकथाएं 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। पहला भाग 2010 में प्रकाशित हुआ था, इसका नाम था मुर्दैया, और दूसरा भाग 2013 में प्रकाशित हुआ था, इसका नाम था मणिकर्णिका। 38वां प्रश्न है, चांद के फांसी अंक का संपादन किसने किया? तो चांद के फांसी अंक का संपादन किया था चतुरसेन शास्त्री ने। 39वां प्रश्न है, किन उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है?
सबसे पहला है कितने पाकिस्तान। इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 2003 में। इसके लेखक हैं कमलेश्वर। दूसरा है इन्हीं हथियारों से। इसके लेखक हैं अमरकांत और इसे 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तीसरा है विनायक। विनायक के लेखक हैं रमेश चंद्र शाह और इसे 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चौथा है रेहन पर रघु। इसके लेखक हैं काशीनाथ सिंह और इसे 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। फिर आता है आधा गांव। इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है, तो इसका आंसर ई होगा। 40वां प्रश्न है संत काव्य में शब्द से अभिप्राय है। संत काव्य में शब्द से अभिप्राय है गै पदों वाली रचना। 41वां प्रश्न है कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। यहां पर दिए गए हैं जो ऑप्शन वो हैं संबोधन परकता, खंडनात्मकता, बहुश्रुतता, तीव्र बृहा अनुभूति, शास्त्रानुमोदन। इसका आंसर होगा ई, शास्त्रानुमोदन। 42वां प्रश्न है मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसई राम सिए मानस मोरे। उपयुक्त पंक्ति में किससे याचना की गई है? इसका उत्तर होगा ई, गणेश से। और यह पद विनय पत्रिका से लिया गया है जो तुलसीदास की कृति है। इसमें कलिकाल के विरुद्ध राम के दरबार में अर्जी प्रस्तुत की गई है। इसकी भाषा संस्कृत गर्भित पांडित्यपूर्ण ब्रज भाषा है। 43वां प्रश्न है लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। किस कवि की उक्ति है? इसका उत्तर होगा घनानंद। 44वां प्रश्न है कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया है? इसका उत्तर होगा बसंत के दूत। 45वां प्रश्न है कामायनी में प्रारंभ से लेकर वासना तक सर्गों का सही क्रम है। कामायनी महाकाव्य में कुल 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो इसका सी आंसर होगा, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। कामायनी से संबंधित कुछ विद्वानों के कथन हैं। शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी के बारे में कहा है कि कामायनी छायावाद का उपनिषद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कामायनी के बारे में कहा है कामायनी मानवता का रसात्मक इतिहास है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है। इंद्रनाथ मदान ने कहा है कामायनी एक असफल कृति है। मुक्तिबोध ने कहा है कामायनी एक फैंटेसी है। नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है कामायनी नए युग का काव्य है। 46वां प्रश्न है डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है? तो रामविलास शर्मा ने जिन दो कविताओं का सार तत्व बताया है राम की शक्ति पूजा में, वो कविताएं हैं तुलसीदास और सरोज स्मृति। तुलसीदास 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है और जो सरोज स्मृति है वह हिंदी का सर्वश्रेष्ठ और पहला शोक गीत माना जाता है। कलगी बाजरे की
में सृष्टि के ऐश्वर्य और औदार्य के विस्तार का प्रतीक बाजरे की कलगी के अलावा और किसे माना गया है? इसका उत्तर होगा बिछली घास। इससे संबंधित अज्ञे की पंक्ति है, आज हम शहरातियों को पालतू मालंच पर समरी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है, या शरद के सांझ के सूने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की। 48वां प्रश्न है, कभी मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है, यह कथन किसका है? यह कथन है नामवर सिंह का। अगला प्रश्न है, मैला आंचल में प्रशांत शरद बाबू के उपन्यासों की नारी किसे कहता है? यह फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है और इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1954। शरद बाबू के उपन्यासों की नारी प्रशांत ममता को कहता है, तो इसका डी आंसर होगा। आज का अंतिम प्रश्न है, मैला आंचल में किसका चित्रण नहीं है? पूर्णिमा की प्रकृति, प्रेम संबंध, जातिवाद, आर्थिक विषमता, सांप्रदायिक विद्वेष। इसका आंसर होगा ई, सांप्रदायिक विद्वेष। बाकी प्रश्नों को हम अगले भाग में लेकर आएंगे।